वो बहुत बेचैन सी बैठी थी। पाँव ऊपर सोफे पे समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े वो झुलाई हुई सी चैनल बदल रही थी। मुस्सरब, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे पूरे म्यूजिक के साथ इश्तिहार चल रहा था। वो हाइप धमाके से स्क्रीन को देख रही थी, जहाँ मोबाइल कंपनी के लोगों के साथ गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीआई लिखा आ रहा था। जाने का पॉज का बटन उससे दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी नहीं कर सकी। दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलवाया था? वो बेचैनी से उनके करीब आई। इरम के रिश्ते के लिए जो लोग उस रोज आए थे, उन्हें ढाल सी कहती सोफे पे बैठी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो धक धक करते दिल के साथ उनकी नजदीक बैठी। उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि ये रिश्ता मांग चुके थे। और हया का दिल बहुत अंदर तक डूब कर उभरा था। क्यों? क्यों इनकार कर दिया? उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम पीछे हट गए हैं। साइमा भाभी बहुत अपसेट थी। पर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा कि हमने किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आंख नहीं खराब करनी। वो मुतखैर रह गई। चंद रोज कब सुना ताई का फिक्रा समाज में गूंजा था। जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है, तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसे मकाफाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के अपने घरों पे वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतनी जल्दी बदले मिलने लगते हैं। मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद उसकी माँ हया ने इसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती, और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पे मौजूद थी। है, इरम को कौन सी कमी है रिश्तों की? फातिमा बेगम उठकर किचन की जानिब चली गई थी और वो सोफे पे गिर सी गई। टीवी स्क्रीन पे वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था। वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखी गई। यह तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। अब शायद इरम के लिए कभी कोई रिश्ता ना आए। आया भी तो यही होगा जो इस दफ़ा हुआ था। और हर कोई उनकी तरह नहीं होगा कि बात दबा जाए। किसी ने मुंह पे सारी बात कर दी तो खुदाया वो किधर जाएंगी। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। वो बेख्याली से उसे तकती, सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। यह तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। बिजली का एक कोंदा सा उसके जहन में लपका था। ओ खुदाया, ये ख्याल उससे पहले क्यों नहीं आया? वो एक झटके से उठी और बाहर को लपकी। इरम, इरम! बहुत जोश से चिल्लाते हुए हया ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पे बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पर हड़बड़ाकर मोबाइल साइड पे रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो वो। तभी रिश्ते वाली बात याद आई। ओह, आई एम सॉरी। उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। हया को हैरत हुई, मगर वो वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं था। वो जल्दी से उसके साथ आ बैठी। इरम, मेरी बात सुनो। तुमने कभी मोबाइल कनेक्शन के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात में हो या किसी को रॉन्ग कॉल करने में। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाईं। हाँ, और हर साइबर क्राइम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कह रही हो खया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इरम, इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है, साइबर क्राइम। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो फौरन बदकी। अगर किसी को पता चल गया तो? पता तो तब चलेगा जब हम उस वीडियो को वहीं रहने दें। 4 दिन से मैं सूली पे लटकी हूँ। अब इस मसले को ख़त्म हो जाना चाहिए। मगर मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नींद रसा बंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को। दरवाज़ा बंद करो, मैं अपने कनेक्शन की हेल्पलाइन से पीटीए का नंबर लेती हूँ। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने इंतहाई शाइस्तगी से ये कहकर मौसत कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने उनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस ले तो लिया, मगर अब वो मुतसस्सिब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये करना तो है ना।
और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस और तमहीस के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और उस पते पे भेज दी जो पीटीएस से उनको मिला था। वहाँ मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। उससे मोबाइल उठाकर देखा, चमकती स्क्रीन पर अंग्रेजी में प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था। उसके मोबाइल पे नाम और नंबर दोनों आते थे और उसे नहीं याद था कि कभी कोई नंबर उसने प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो ये थी कि नंबर तो सिरे से ही नहीं आ रहा था। ये कौन हो सकता है? उससे अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा देर खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो भी था बहुत खूबसूरत बोलता था। गहरा, गंभीर मगर नर्म लहजा जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपिश थी। गर्म और सर्द का इम्तजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेन में अपना नंबर तो नहीं लिखा था। वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मिस सुलेमान। मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रोहिल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। खुदा आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सभानची यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कज़न दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज़ दैट राइट मैम? वो जो दम बहुत से सुनती जा रही थी बामुश्किल बोल पाई। जी, जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप उसे उस वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज़ में बहुत मान, बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास उसकी सीडी है वो भी। आगे उसका गला रूंध गया। एहसास तौहीन से कुछ बोला भी नहीं गया। मैं शहर के एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। और उसे लगा मनु बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो फ़ोन रखने ही वाली है कि वो कह उठा। थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूँ, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपके चाहिए। कैसा ताउन? मादाम, आपको ज़रा सी तकलीफ़ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से अकला गई। इरम भी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी थी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप फ़ोन पे नहीं लिए जाते। उसे लगा वो महसूस सा मुस्कुरा रहा है। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा। मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं, नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। उसे जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। बाहर में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा या ताया फुरकान को पता लग गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं तो हमारी टांगे ही तोड़ देंगे वो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी थी। उससे झुंझलाकर फ़ोन ही ऑफ कर दिया। उस वीडियो से ज़्यादा मेजर अहमद ने उससे ब्लैकमेल किया है, ये ख्याल पूरा दिन उसके जहन में गूंजता रहा था। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पे थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इल्म हुआ कि 14 जनवरी को ही पासपोर्ट मिल पाएगा और अभी 14 जनवरी में हफ्ता रहता था। कोई तकनीकी मसला था जिसके बायस इस्लामाबाद वाले पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट का काम रुका हुआ था। तभी उसे पिंडी में अप्लाई करना पड़ा था। वापसी भी उतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पे आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुसरोई से बह रहा था। सिग्नल पे उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। उसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। अगर 14 जनवरी को पासपोर्ट मिले तो भी वीज़ा लगते लगते बहुत देर हो जाएगी। अभी टिकट्स नहीं आए थे, मगर कुछ अंदाज़ा तो था कि फरवरी के आगाज़ में ही उसे तुर्की जाना है। यानी कम हो बेश 15 दिन उसको वीज़ा के लिए मिलते। और तुर्की का वीज़ा तो कभी 15 दिन में नहीं लग पाता। फिर वो उन्हीं सोचों में उलझी थी। यकायक कोई उसकी खुली खिड़की पे झुका। सोनियो, क्या सोच रहे हो? वो पूरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डॉली। चमचम करते हरे लिबास में मलबूस, विग वाले बालों का चूड़ा और शोख मेकअप। नागवारी की एक लहर उसके चेहरे पे सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डॉली ने उस पर कोई एहसान किया था।
हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली थी। वो खुली खिड़की में कुछ यूं हाथ रख के खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा कर ही नहीं सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप तो गुस्सा हो रही हो। उस रोज वाले सख्त तासुरात डॉली के चेहरे पर नहीं थे, बल्कि उसके मेकअप से हटे चेहरे पर सादगी और मासूमियत थी। कराहत भरी सादगी और मासूमियत। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसे गुस्सा आने लगा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। कुछ بعید नहीं था कि वो कोई गलत हरकत कर डाले। हाय बाजी, डॉली से ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफें कर करके डॉली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज में गर्दन घुमा कर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पे एक और ख्वाजा सिरा हाथ रखे खड़ा था। डॉली की स्याह रंगत की निस्बत उसका रंग जरा साफ था। चेहरे पे अलबत्ता उसने भी सूखे आटे की तरह फेस पाउडर थोप रखा था, मगर शौक सुर्ख रंग की कमीज की आसीनों से झलकते बाजुओं पे शायद वो कुछ लगाना भूल गया था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए झुका खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। वो तनहा थी और ट्रैफिक ब्लॉक सामने कोई ट्रैफिक पुलिसमैन भी नजर नहीं आ रहा था। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसने बाजू बढ़ाकर फ्रंट डोर का शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। हया ने देखा पिंकी की कलाई पे एक गुलाबी सुर्ख सा 1 इंच का कांटा बना था, जैसे जला हुआ या शायद बर्थ मार्क था। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमी तहश में फ्रंट डोर का शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने उस पे हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसा तो ना करो पिंकी नाल, उसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डॉली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पे रखा तो देवरा कर घूमी और जोर से डॉली को धक्का दिया। वो उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार ना था, सो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। उसे चंद सेकंड मिल गए और उससे जल्दी जल्दी अपनी तरफ का शीशा चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो बाजू बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, मगर वो अड़ ही क्या था। बाजी जी, मैं तुहानू डॉली के दिल की बात बताने आई थी और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डॉली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मसूई अंदाज से बन बन कर बोल रहा था। पीछे डॉली बंद शीशा बजाने लगा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी की उंगलियां जो शीशे के किनारे से टिकी थीं, साथ साथ ऊपर उठने लगी। बाजी जी, गल तो सुनो। डॉली घूमकर पिंकी की तरफ आ खड़ा हुआ था। उसी अज्जा में इशारा खुल गया। गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। हया की गाड़ी रुकी खड़ी थी। अब में गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, मगर दूर खड़ा पुलिसमैन खामोशी से तमाशा देख रहा था। मदद के लिए आगे ना बढ़ा। डॉली ने पिंकी के कंधे पे हाथ मारकर चलने का इशारा किया। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डॉली को देखा तो सिगरेट शीशे पर ढीली हुई। हया ने आलमी तहश में फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाही, मगर वो मुश्किल मिजाजी से शीशा ऊपर कस रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई थीं। ओ छड्डो बाजी जी। पिंकी झुंझलाकर हाथ खींच रहा था, मगर उंगलियां निकल कर नहीं दे रही थीं। डॉली ने गुस्से से शीशा बजाया, मगर हया तनफ्फुर से उन दोनों को देखते हुए बाजू लंबा किए शीशा आखिरी हद तक ले गई थी। अक में गाड़ियों की गिटार हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी। कुछ गाड़ियां सामने से निकलने लगी थीं। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर लड़की तो उसे जैसे होश आया। एक झटके से उससे लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भागने से कबल उससे बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, कि शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों की ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पे मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हुए थे, मगर उससे परवाह नहीं थी। वो सन से गाड़ी आगे ले गई, फिर उससे बैक व्यू मिरर्स में देखा। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखते सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ थाम रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कहा था। उससे सर झटक कर एक्सीलेटर पे जोर बढ़ाया था। कम से कम उससे इतनी उम्मीद ज़रूर थी कि अब वो डॉली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया, हया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लाउंज में बैठे सुलेमान साहब तेजी से उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पे गैसों का छाया था। वो डर कर पीछे हटी। तभी पीछे कहीं फ़ोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुजरे करती हो? रोहिल जो सोफे पे बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीढ़ी से उसकी तरफ उछाली।
वहाँ सब मौजूद थे, ताया फुरकान, डावर भाई, रोहेल, सब। और एक तरफ इरम ज़मीन पे बैठी रो रही थी। दूर कहीं फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं, नहीं, वो सर हिलाते हुए खौफ से उनको कहना चाहती थी। उसका मुँह तो हिलता था लेकिन आवाज़ सही निकल रही थी। वो सब उसका खून लेने पे तुले थे। दफातन सुलेमान साहब आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। बेहया, बेहया। उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। उनके लब हिल रहे थे मगर उनसे आवाज़ डॉली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डॉली बोल रही थी। डॉली, डॉली, पिंकी, बेहया, पिंकी की उंगलियां, फ़ोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। उससे हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। सर्द सी रोशनी हर सू फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी, सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक भयानक ख्वाब था। ओह खुदाया! वो निढाल से बैकग्राउंड के साथ पीछे जा लगी। उसका तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। फ़ोन की मखसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। चंद लम्हे लगे थे उसे एक फैसले पे पहुंचने में और फिर उसने फ़ोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरे घर के बैक साइड पे मौजूद ग्राउंड के एंट्रेंस गेट पे गाड़ी भेज दे। 9 बजे शार्प। श्योर। उसे फातहाना लहजा सुनाई दिया था। उसने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से यूँ तनहा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी भी लीक हो जाती तो ज़्यादा बुरा होता। उससे बेहतियार झुर्झरी ली। उस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पे मजबूर कर दिया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। रहा मेजर अहमद तो वो उससे निपट लेगी। प्ले ग्राउंड के गेट के साथ दूध का तनावर दरख्त था। वो उससे टेक लगाए मुंतज़िर खड़ी थी। सुर्ख लंबी ए लाइन कमीज़ और नीचे चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीनें हथेलियों को ढांक कर उंगलियों तक आती थीं, और कंधों पे ब्राउन छोटी सी स्टोल नुमा शॉल। लंबे बाल पीछे कमर पे गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुसरिफ सी खड़ी, सुर्ख पर्दी नाक लिए दोनों हाथ आपस में रगड़ रही थी। इरम या सारा, उससे किसी को नहीं बताया था। ये खतरा उसको अकेले मोल लेना था। दफातन उसने बेचैनी से कलाई से स्वेटर की आस्तीन पीछे हटाई और घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। उसी पल सन से एक कार उसके सामने रुकी। स्याह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने से देखता ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो सेफ हाउस पहुंची। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरम्यान में लकड़ी की मेज़ और कुर्सी जिस पे उसे बिठाया गया। मेज़ पे फ़कत एक टेलीफोन रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरिफ सी गर्दन इधर उधर घुमा कर देखने लगी। 3 तरफ सफ़ेद दीवारें थीं। उनमें से एक दीवार में वो दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी समेत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक फैली थी। शायद वो छोटा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दिया गया था। उसने ज़रा गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा मुकम्मल तौर पर धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेर कर फ्रॉस्टेड किया जाता है। उस धुंधले शीशे के उस पार एक धुंधला सा मंजर था। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बामुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया गया था और उसके बाहर कमरे का बाकी हिस्सा था। बस एक धुंधला सा खाका समझ में आता था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरताइश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़ेह ना था, बस एक धुंधली सी आउटलाइन सी बनती थी। खाकी यूनिफॉर्म, सर पे कैप, टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, मेज़ पे रखी कोई चीज़ उँगलियों में घुमाता। वो किस तरफ देख रहा था, वो फैसला ना कर पाई। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था, शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह ना थीं। वाज़ेह थी तो बस एक चीज़, उस ऑफिसर के कदमी चेहरे के दाईं तरफ वाले आधे हिस्से पे एक बदनुमा सी कालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया। गालबन फ़ोन का रिसीवर। ट्रिन ट्रिन। यकदम हया के सामने मेज पे रखा फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी।
फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान पे रखे जब सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी। उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला है। मुझे क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाई हस्ती से यूँ मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के पार उस धुंधले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद था, मगर सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक-एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूँ? और वो रिपोर्ट? समझें वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता, समझी? फ़ोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें। बामुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने, और फिर वापस पीछे होकर बैठा। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रोने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं, थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है, ये हमारी फैमिली वीडियो थी, और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो बेतरबे सवालात कर रहा था। क्या मतलब क्यों? क्या मतलब क्यों? शादी की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालवन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नजर आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना? मैं समझ नहीं पाया। अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं, तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें, ये इंटरनेट पर मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और अगर आप इसको गलत समझती हैं, तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ, वो दृष्टि से बोली। तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने। है। उससे गहरी सांस ली। एक बात पूछूं? पूछिए। अब कि उसकी आवाज़ में अजनबियत आ रही थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं मेजर अहमद? उसके चेहरे पे तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सुकूत में ढलती गई। वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उसके पार? आप सुन रही हैं? हम्म। जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो क्या उठा। एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे जोर का धचका लगा था। वो गूंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखने लगी। बताइए मिस हया। उसके लब भींच गए। हैरत और शौक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसिस हया। चबा चबा कर एक एक लफ्ज बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाजिया चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाइम है। वो निकाह जो मेरे कज़न जिहान सिकंदर से बचपन में पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ, और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई। जानता हूँ, आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतजार कर रही हैं आप? अरे, बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद। वो चिल्लाई थी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे बाहर में जाए आप और आपकी वो वीडियो। आप भले इसे टीवी पे चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जिहान सिकंदर तो वो मेरा शौहर है, और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने दूसरी जानिब उसका सोगारियत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानी पड़ी। उसी पल दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ, जो उसे अंदर बिठा कर गया था। गोया उसे फौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात खत्म हो चुकी थी।
और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। धुंध के उस पार वो आधे स्याह चेहरे वाला शख्स मेज पे झुका कुछ कर रहा था, शायद कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो उस पुरानी मर्सिडीज के पिछली नशिस्त पे बैठी, तो खुले दरवाजे से उसी सिपाही ने झुककर उसे सुर्ख गुलाबों का बुके थमाया। क्योंकि उसके साथ कोई हद ना था, और वो फूल उन सफ़ेद गुलाबों से कतई मुख्तलिफ थे। फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम और दूध बेचने वाला मेजर अहमद ही था, और वो उसे बहुत पहले से। हया, हया! शाम में इरम भागती हुई आई। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियोस उस वेबसाइट से रिमूव हो गई हैं। उससे फर्जी जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी हया को झंझोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? उस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया होगा, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद, मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की कब फ्लाइट है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीज़ा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से खौफ होने लगी थी। कुछ उसके तासुरात से ही जाहिर था। इरम जल्द ही उठकर चली गई। वो फिर से अपनी सोचों में उलझ गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना, और वो उसकी अजीब फलसफाना बातें, जन्नत वगैरह का तस्करा, बास पुरस करना, और फिर शादी का सवाल। ओ खुदायो, कैसा अजीब आदमी था वो। और और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद आलमी तहश में होने के बाद सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक सरंजाम दिया था ना। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसे जिल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा। फुप्पो का खानदान वाकतन पलट कर नहीं आया था, तो क्या उसकी वजह उनकी अपने मुल्क और ख़ानदान से बेजारी नहीं थी, जैसा कि वो क्यास किया करती थी, बल्कि कोई और थी, कोई जिल्लत अमेज़ काम जो उन्होंने सरअंजाम दिया था। और उन्होंने, किसने? फुप्पो, उनके शोहर, या जिहान सिकंदर ने? क्या कुत्ती थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार नहीं कर सकती थी, ना ही उसका दोबारा कोई फ़ोन आया था। फिर, और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी उसी ने भेजे थे। उसे उसकी ज़बान जी जाने का इल्म कैसे हुआ? यकीनन वो उसकी कॉल टैप कर रहा था जब सारा कुछ उसने बताया था, और वो उस वक्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर वो गुलदस्ता तो किचन की टेबल पे रखा था, तो क्या वो उनके घर भी दाखिल हो सकता था? और उसके कमरे में भी? खौफ की एक लहर ने उसे अपने हसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसे तकिए पे रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर्स पहने और बाहर आई। अब्बा? उससे उंगली की पुश से उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ हया। उससे दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बेड पे सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में डूबे, मुतफक्किर, उसके मुंतज़िर। साथ एक तरफ सोफ़े पे फातिमा बेगम बैठी थीं। उनकी खूबसूरत आंखें सोगवार थीं, और बावकार सरापे पे अफसुर्दगी छाई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। वो खामोशी से सर झुकाए चलती हुई आई और बेड की पायनेती पे टेक गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे। शायद वो कोई उम्मीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना उम्मीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फ़ैसला किया है। उससे गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए ज़बीन के बेटे से खुला लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पे चाबक दे मारता, तब भी शायद उसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक पेशगी में अलहदगी हो जाएगी, और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। उससे शाकी निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से चाने उचका दिए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उनके रवैये से साफ अंदाज़ा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है हया? दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता, और मैं कभी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे तुर्की जाने दें, और वहाँ मैं उसको ज़रूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे।
अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दें प्लीज़। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दें। अगर उसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए, तो मैं आपके फैसले में आपका साथ दूंगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। वो हफ्ती लड़की उसे क्लास के बाहर ही मिल गई थी। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उससे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा। वहाँ हतीजा राना खड़ी थी, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे, सीने से फाइल लगाए। डीजे, जिसे डीजे सिर्फ उसकी फ्रेंड्स कहा करते थे, और वो उसकी फ्रेंड ना थी, ना बनना चाहती थी। जी हतीजा, बादल नो हंसता उसने सारा मुरवत से जवाब दिया। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मिस फरहंदा ने कहा है कि हम दोनों को जल्द से जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में हमने सबांजी को ज्वाइन करना है, और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन है, और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगता था। ओह, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कल लाजमन टर्किश एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपको पता है, टर्किश एम्बेसी का अजीब रूल है। हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है, और वहाँ लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो वो हमें अगले दिन पे डाल देंगे। आप सुन रही हैं ना? जी। उससे गायब दिमागी से सर हिलाया, पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर लें। उससे बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। हतीजा उससे अपने फ़ोन पे नोट कर दी गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक पहुंच जाइएगा। मैं वहीं हूँ। उससे अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीज़ा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जिता कर गई कि आखिर वो भी हतीजा राना है। क्या कंपनी मिली है। उफ। वो पैर पटक आगे बढ़ गई। अम्बा की बातों ने उसे इतना डिस्टर्ब किया था कि इस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की शीशों की दीवारों से झलकती रोशनियां रोशन की हुई थीं। सर्द रोशनियों का अक्स सामने लंबी सीधी सड़क पर पड़ रहा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था जो उतरे हुए दिन में बुक फेयर की स्टॉल लगा करते थे। आजकल वो बंद थे। ये जिन्हा सुपर था, और वो इस वक्त सर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़कों पर चल रही थी। स्याह जैकेट की जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए, वह सर झुकाए खुद फरमोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। जी हाँ, सिकंदर कौन था? उसका मनकूब कज़न शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उससे सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे उससे दस्तबरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म करते? अगर वो जिहान सबीन फूफो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी, तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर कि कैसे खुद को उनसे अलग कर ले। ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींच कर अलग किया तो दामन फट जाएगा, और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां जख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता, इस कांटों के पौधे पे फूल भी खिलते हों, सुर्ख गुलाब, सब्ज पत्ते, रंगों, रोशनी और ख्वाबों के। वो सीटी की तेज आवाज़ सी जिसने उसे ख्यालों के हुजूम से निकाला, उससे चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मुलबूस। वो मुख्तलिफ समेतों से उसकी तरफ आ रहे थे, यूं के हर तरफ वो ही थे। घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। चमकाती रोशन दुकानें जरा दूर थीं। उसका दिल धक से रह गया। वो तेजी से पलटी, मगर उधर से भी उनका ही कोई छोधा आ रहा था। वो मुबहिम आवाज़ से निकालते, मायने ही से इशारे करते उसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। तभी आवाज़ों का शोर उसको घेरने लगा था। वो करीब आते तो लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सब रफ्तारी से उसकी कलाई को थामकर अपनी जानिब खींचा। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखलाकर पीछे हटा। टन की जोरदार आवाज़ के साथ किसी ने उस लड़के के सर के पिछले हिस्से पर कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हड्डी कट्टी सी डॉली, हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन, घुमा घुमा कर उनको मार रही थी। हया हक्का बक्का से 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे भागा। बाकी दो भी साथ ही दौड़े।
एक ने तो जरा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी सर्व दी कि उस लड़के का घुटना चटक गया, शायद टूट गया था। कम से कम उसकी चीज से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फादहाना हाथ झाड़ते हुए हया की तरफ मुड़ा। सफ़ेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ, और आंखों में नीले सबसे लेंसेज, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला आई शेडो और सुर्ख छोंच की तरह की लिपस्टिक, पूरे गोल्डन बालों की लटें सर पे लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन विक थी, जैसे कि अमूमन होती है। पहली दफ़ा जब उसने डॉली को देखा था उसे कराहत आई थी, दूसरी दफ़ा खौफ, और उस रोज़ ट्रैफिक जैम पे उसे देखकर गुस्सा आया था। और आज, आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांसें लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को। बाजी, इनका तो काम ही यही होता है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने में बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानी बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरों के साथ रात के इस पहर सड़क पे खड़े होना कतन दुरुस्त था। ए बाजी जी, गल तो सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की सर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी जी, तुसी ते किन्ने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों में रख के खुशी से चहका। उससे कराहत आई न खौफ, बस चुपचाप उससे देखी गई। शुक्रिया ही कह दो जी। शुक्रिया? और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुसी ते नाराज लगदे हो जी। डॉली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ, तो टेंशन ते नहीं दी, थानू हमेशा मदद ही कीती है। तुम्हें किससे कहा है मेरी मदद को? किससे तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंसेस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊंगी। दफातन हया का फोन बजा। उससे चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फोन अभी तक बज रहा था। उससे फोन कान से लगाया और डॉली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उस सका रहा था। हेलो। हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी, और इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्दी अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर उससे फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे उस मेजर ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भींची उसे देखी गई। कुछ था उसमें, पुरस्रार, खौफसदा करता, मगर तर्स और तुर्खममेज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ, पर तुम सीधे इल्जाम लगा रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा। अच्छा अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा, जबकि वो सामने हिलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? अया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फोन में कहा ना? उससे वसाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेजी फिल्मों वाला। वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सिरा था, या फिर कोई बहुत बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ, वो ही। उससे तरदीद नहीं की। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की किताब को देख रही थी। कैसा ही जी तुम्हारा शोर? मैं नहीं जानती डॉली। अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। उसकी लांबी पलकें जरा सी भी ही, बड़ी बड़ी स्याह आंखों में पानी तैरने लगा था। पर जी। तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान।
खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डॉली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जी हाँ सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरूही भी ना थी। उसके कदम संजीर हो गए। तेज़ी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है।